कैसे आंसर करोगे आप इस कोट का अगर यूपीएससी ने एथिक्स या फिर ऐसे में पूछ लिया? ब्लाइंड बिलीफ इन अथॉरिटी इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ट्रूथ। अगर आप ब्लाइंड ओबीडियंस शो करोगे ना अथॉरिटी के सामने, तो ये सच का सबसे बड़ा दुश्मन है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखो अथॉरिटी जब वर्ड आता है ना, तो कई बार हम एक गलती कर देते हैं कि अथॉरिटी का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल लीडर से है, सरकार में बैठे लोगों से है। नहीं नहीं नहीं, अथॉरिटी तो देखो सेलिब्रिटीज की भी होती है। दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, इन लोगों की बात बहुत सारे लोग मानते हैं, तभी ये एडवर्टाइजमेंट्स में ज़्यादा आते हैं सामान बेचने के लिए। क्रिकेटर्स हैं, इसके अलावा रिलीजियस लीडर्स हैं, उनकी भी अथॉरिटी है। रिलीजियस लीडर्स ने जो बोल दिया, कुछ लोग उसे पत्थर की लकीर मान लेते हैं कि गुरुजी ने बोला है, कभी क्वेश्चन ही नहीं रेज किया जाता। तभी तो देखो बहुत सारे जो गुरु हैं किसी भी धर्म में हो, वो फ्रॉड कर लेते हैं, क्योंकि भोली भाली जनता उनकी बातों को मानती है, कभी क्वेश्चन ही नहीं रेज करती और बदले में फिर फ्रॉड हो जाता है। आमतौर पे ऐसा होता क्यों है? होता देखो इसलिए है, सबसे पहली चीज, एक तो लोग क्रिटिकली सोचते ही नहीं है, फैक्ट के बेसिस पे लोग नहीं सोचते, बस जो उन्हें सामने दिखा उसे मान लिया। दूसरी चीज, डर लगता है लोगों को, सेलिब्रिटीज की बात को इग्नोर करेंगे, रिलीजियस लीडर्स की बात को काटेंगे तो शायद हमारा क्रिटिसिज्म हो, जो उनके फॉलोअर्स हैं हमारे पीछे पड़ जाएंगे, तो इसलिए वो क्वेश्चंस नहीं रेज करते। दूसरा रीजन ये है। तीसरा रीजन, अथाह ट्रस्ट, कि जिसको हम मानते हैं वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, उसने जो बोला है बिल्कुल ठीक बोला है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। देखो अंग्रेजों ने जब देश पे रूल किया ना, वो कैसे अपना एजेंडा प्रोपगेंडा प्रमोट करते थे कि ये भारत के लोग तो अनसिविलाइज्ड हैं, इनको कुछ नहीं आता, इन्हें सिखाने के लिए हम यूरोप से आए हैं। वाइट मैन बर्डन की थ्योरी उन्होंने दी थी। तो अगर अंग्रेजों की सारी बातें मान ली होती तो कभी देश आज़ाद ही नहीं होता। सती प्रथा के दौरान जो मोनार्क थे, उस समय रिलीजियस लीडर्स थे, उन्होंने सती प्रथा को सही ठहराया था। अगर उनकी बातें मान ली होती तो सती प्रथा कभी गलत ही नहीं होती, मतलब खत्म ही नहीं होती। देखो कई बार जिनके पास में अथॉरिटी होती है ना, वो अपना एजेंडा प्रमोट करते हैं, अपने इंटरेस्ट प्रमोट वो कर रहे होते हैं। इसलिए फैक्ट के बेसिस पे आप हमेशा अथॉरिटी जो भी है उसकी बातों को परखो, इमोशंस के साथ नहीं, फैक्ट्स के साथ में। पर्सनली आप बायस्ड ना हो, आइडिया ज्यादा मैटर करता है, फैक्ट मैटर करता है, ना कि इंडिविजुअल। और देखो अथॉरिटी पे बैठा जो पर्सन है वो भी तो ह्यूमन है ना, बेशक उसकी इंटेंशन सही हो, उससे गलती भी तो हो सकती है ना, समझे? बेशक चलो उसकी थिंकिंग सही है, उसका एजेंडा नहीं है, बट है तो वो ह्यूमन ही, उससे गलती भी तो हो सकती है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव लाने के लिए भी अथॉरिटी पे जो बैठे लोग हैं उनकी बात को परखना जरूरी है। और सबसे लास्ट में एक चीज, आप ना अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करो। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि पावर में जो बड़ा है, हायरार्की में जो बड़ा है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन ब्लाइंडली उसकी बात को ओबे मत करो, परखो। डेट आज की 4 मार्च है। आज अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज, कौन सा? हिमालयाज में प्लास्टिक पोल्यूशन की समस्या से संबंधित यही आर्टिकल है। ये लिखा गलत हुआ है, पैलेस्टीन पॉलिसी, ये तो सैटरडे को डिस्कस किया था। ये वाला आर्टिकल प्लास्टिक पोल्यूशन प्रॉब्लम इन हिमालयाज। दूसरा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित। तीसरा आर्टिकल चाइना मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड कर रहा है, इसके क्या मायने हैं। तीनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हिमालयाज में प्लास्टिक पोल्यूशन की समस्या से संबंधित है। देखो सिलेबस के जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स के साथ आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आज के समय में देखो प्लास्टिक पोल्यूशन ना हर जगह देखने को मिलता है। कई बार तो ऐसा होता है, पानी के नीचे मछलियों को देखने के लिए स्कूबा डाइविंग की और वहां पे मछलियों के साथ साथ प्लास्टिक्स भी देखने को मिला। कई बार ऐसा भी होता है कि पहाड़ पर ट्रैकिंग की और ट्रैकिंग करके ऊपर पहुंचे तो क्या मिला? प्लास्टिक। ये तो चलो बड़ा प्लास्टिक की हमने बात की। माइक्रो प्लास्टिक मतलब बड़ा जो प्लास्टिक पीसीज होते हैं ना, जब उनका डिग्रेडेशन हो जाता है। डिग्रेडेशन मतलब जैसे वो खुले में पड़े हैं तो हवा लगेगी, धूप लगेगी, तो इसकी वजह से ना बड़े प्लास्टिक के पीसीज इस प्रकार से, तस्वीर में देखिए, ये छोटे छोटे प्लास्टिक के पीसीज में तब्दील हो जाते हैं। थिकनेस
5 mm से कम। तो ये है माइक्रोप्लास्टिक्स। ये माइक्रोप्लास्टिक्स तो आपको ना इवन ग्लेशियर्स में भी मिलेंगे। ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं ना तो पानी के साथ साथ ये माइक्रोप्लास्टिक्स भी रिलीज होते हैं और यही फिर पहुंचते हैं नदियों में, ओशंस में, और इसी पानी को हम कंज्यूम करते हैं, यानी ये हमारे लंग्स में भी मिलते हैं। जिस प्रकार से अनसाइंटिफिक ढंग से इस प्लास्टिक को डिस्पोज किया जाता है ना, खास करके पहाड़ों में, हिमालयस की हम बात कर रहे हैं, तो इससे देखो ना सिर्फ सोइल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, बल्कि बायोडाइवर्सिटी पर भी इंपैक्ट पड़ता है। बायोडाइवर्सिटी पे इंपैक्ट देखो इस प्रकार से पड़ता है, जैसे इंसान माइक्रोप्लास्टिक को कंज्यूम कर लेता है गलती से पानी के थ्रू या फिर फूड चेन में एंटर कर जाते हैं ये माइक्रोप्लास्टिक्स, उसी प्रकार से एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब भी तो प्लास्टिक कंज्यूम कर लेते हैं ना। क्वेश्चन उठता है कि प्लास्टिक पोल्यूशन माउंटेन्स में क्यों इंक्रीज हो रहा है। रीजंस तो देखो आप जानते हो, वैसे फिर भी आपको बता देता हूं। अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, इसका मतलब यह है जहां जगह मिली वहां घर बना लिया व्यू के चक्कर में कि माउंटेन्स हैं, लेकिन भैया दूसरी जो बेसिक एमिनिटीज हैं उन पे ध्यान नहीं दिया कि इतनी तो कैपेसिटी नहीं है, इतने चौड़े रोड नहीं है, इतना जो वेस्ट जनरेट कर रही है पॉपुलेशन माउंटेन्स में, उस वेस्ट को डिस्पोज कैसे किया जाए, इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरा, चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न। अब देखो आज के जमाने में ना फास्ट फूड खाने का ज्यादा चलन है या फिर पैकेजिंग वाला फूड खाने का ज्यादा चलन है। बस पैकेट खोला, मैगी, 2 मिनट मैगी, पैकेट खोला, मैगी बनाई, लेकिन उस पैकेट को कहां डिस्पोज करना है कुछ ध्यान नहीं देना, और यही जो पैकेट्स हैं इकट्ठे होते रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार माउंटेन्स में ऑलमोस्ट 92% जो वेस्ट जनरेट होता है ना, वो प्लास्टिक वेस्ट होता है। ये डेटा किसका है? हिमालयन क्लीनअप का। 92% प्लास्टिक वेस्ट और 72% जो वेस्ट है ना वो नॉन रिसाइक्लेबल है, मतलब ऐसा प्लास्टिक जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। तो रीजंस की हम बात कर रहे थे। कंजप्शन पैटर्न बदल गया है जनता का, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके साथ साथ टूरिस्ट इतने ज्यादा जा रहे हैं घूमने के लिए, वो भी वेस्ट जनरेट करते हैं वहां पे जाके, लेकिन बात वही, डिस्पोज करने का कोई प्रोविजन नहीं, कोई कैपेसिटी नहीं। एक फाउंडेशन है सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन देहरादून। इस फाउंडेशन ने ना रिसेंट में एक रिपोर्ट रिलीज की कि उत्तराखंड जो है वो प्लास्टिक वेस्ट में डूब रहा है। बात देखो उत्तराखंड की नहीं है, सभी हिमालयन स्टेट्स की है। रिसेंटली एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक नोटिस इशू किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हिमाचल प्रदेश स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डिप्टी कमिश्नर लाहौल एंड स्पीति और पंचायत कोकसर को, इन सबको हिमाचल प्रदेश में, कि टूरिस्ट और कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट ना इवन इको सेंसिटिव एरियाज में वेस्ट डंप कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हो। देखो हैरानी की बात बताता हूं, असम में ना एक रामसर साइट है जिसका नाम है दीपोर बिल। दीपोर बिल, यहां पे ना एक फेमस बर्ड है ग्रेटर एडजुटेंट स्टोक, ये बर्ड का नाम है ग्रेटर एडजुटेंट स्टोक। अब ये जो पक्षी है ना, कायदे से इसको ना फिशेस तलाशनी चाहिए खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए मछलियां तलाशनी चाहिए, लेकिन ये जो पक्षी है ना वो इस रामसर साइट के पास जो कूड़े का ढेर है ना वहां पे वेस्ट पे ध्यान दे रहा है, वेस्ट पे लगा रहता है कि कुछ खाने का मिल जाए, लेकिन यूजली जो इसका खाना था फिशेस, उस पे ध्यान नहीं दे रहा है। सोच के देखिए समस्या कितनी बड़ी है। उसी प्रकार से मणिपुर में रिवर्स में पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। किस देश में कितना प्लास्टिक जनरेट हो रहा है और मैनेज नहीं हो पा रहा है, यह बताने के लिए ना एक कंसेप्ट है प्लास्टिक ओवरशूट डे। प्लास्टिक ओवरशूट डे साल में जितना देर से आएगा उतना ही बढ़िया है, वो देश अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन देखो इंडिया में तो प्लास्टिक ओवरशूट डे सिर्फ 6 जनवरी को आ जाता है, मतलब 6 जनवरी के बाद जितना भी प्लास्टिक हमारे देश में जनरेट हुआ ना उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं है। जबकि जो देश अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कनाडा देखिए, कनाडा में ये 22 दिसंबर को आता है, मतलब सिर्फ 22 दिसंबर के बाद जो प्लास्टिक जनरेट होता है कनाडा में, उसको मैनेज करने के लिए कनाडा के पास कैपेसिटी नहीं है। समझ रहे हो, इतना ज्यादा हम प्लास्टिक जनरेट कर रहे हैं
लेकिन उसको मैनेज करने की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यह क्लेम करती है कि हम 60% प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल कर देते हैं, जबकि राइटर के अनुसार यह डेटा जो है सही नहीं है। कायदे से हम सिर्फ 12% प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करते हैं और ऑलमोस्ट 20% प्लास्टिक वेस्ट तो ऐसा है जिसे हम सिर्फ मैनेज कर पाते हैं, जैसे रोड मेकिंग में इस्तेमाल कर लिया, प्लास्टिक टू फ्यूल में यूज कर लिया या फिर जला दिया। तो 20% हम जैसे तैसे करके मैनेज कर पाते हैं, रिसाइकल तो नहीं कर पाते हैं, और बाकी बचा हुआ 68% वेस्ट कहां जाता है पता ही नहीं। और देखो, प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए ना रूल्स हैं हमारे देश में, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, इसके अलावा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी 2022। हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था ईपीआर से संबंधित, जब हमने वेस्ट पीकर्स के बारे में जाना था पिछले हफ्ते। तो राइटर ये कहते हैं, देखो ये कानून तो है, रूल्स तो हैं, बट सबके साथ ना कोई दिक्कतें हैं। जैसे देखो, माउंटेन्स की ना स्पेशल नीड्स हैं। स्पेशल नीड्स जैसे वहां पे लॉजिस्टिक्स की दिक्कत है, वहां पे प्लास्टिक को मैनेज करने के लिए प्लांट लगाना रिलेटिवली डिफिकल्ट है। तो इन सब चीजों को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है इन रूल्स में। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 ये तो माउंटेन्स की अलग से नीड्स को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन बाकी दो जो रूल्स है ना, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों रूल्स तो माउंटेन्स की स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं। माउंटेन्स में अलग अलग राज्यों ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का ये कहना है, मतलब हिमाचल प्रदेश रूल लेके आया कि भैया जो प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो सकता ना, उसको हम परचेज करेंगे, आप हमें बेचो, हम आपको पैसे देंगे। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट को बैन कर दिया है हिमाचल प्रदेश ने 2019 के बाद से ही। लेकिन बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में यहां कहां प्लास्टिक वेस्ट आप देख सकते हो। सिक्किम ने पैकेज्ड मिनरल वाटर, जो बिस्लरी वगैरह की बोतल्स होती हैं, उनको बैन कर दिया जनवरी 2022 के बाद से। वहां पे एक मजबूत रेगुलेटरी सिस्टम भी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वहां पे प्लास्टिक वेस्ट को हैंडल करने के लिए, यह दिक्कत है। इसलिए सिक्किम भी प्लास्टिक वेस्ट की समस्या से जूझ रहा है। मिजोरम ने अच्छे प्रयास किए हैं। कुल मिला के ये सब एग्जाम्पल्स हैं, आप चाहो तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, इनके एग्जाम्पल्स दे सकते हो। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो ये जो रूल्स अभी हमने डिस्कस किया ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब रूल्स में ना एक चीज होना जरूरी है, स्टार्टिंग में ही वेस्ट सेग्रीगेशन हो। किस टाइप का वेस्ट है? वेस्ट सेग्रीगेशन ऐसा होना चाहिए, एक तो जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उनको अलग किया जाए। इसके अलावा इवन अलग अलग टाइप के प्लास्टिक हैं, वो भी अगर सोर्स पे ही सेग्रीगेट हो जाते हैं ना, तो फिर प्लास्टिक वेस्ट को साइंटिफिक ढंग से मैनेज करना ज्यादा आसान है। लेकिन वेस्ट सेग्रीगेशन सोर्स पर, वो सिर्फ पेपर्स पर एग्जिस्ट करता है। असल में होता ऐसा है कि सारा कूड़ा मिक्स होके एक जगह फेंक दिया जाता है और फिर यहीं से हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो सोइल में चले जाते हैं, वाटर में चले जाते हैं, ऐसा चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब कायदे से देखो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, इन सब रूल्स को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी लोकल बॉडीज की है। लेकिन लोकल बॉडीज के पास में ना तो पावर्स है, ना पैसा है, ना एक्सपर्टीज है। यह सबसे बड़ी दिक्कत है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, कोई क्लैरिटी नहीं है। लोकल बॉडीज और बड़ी बड़ी कंपनीज, उनके बीच में कोलैबोरेशन कैसे हो सकता है? जैसे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत ब्रांड ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि जो वेस्ट वो जनरेट कर रहे हैं उसको हैंडल करने की जिम्मेदारी उनकी है। तो इसको लेके ब्रांड, इंपोर्टर, प्रोड्यूसर, इन सब के बीच में और लोकल बॉडीज के बीच में कोलैबोरेशन हो सकता है कि लोकल बॉडीज को ना कंपनीज पैसे दे दें कि हमारी तरफ से आप वेस्ट हैंडल करो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो वैसे स्वच्छ भारत मिशन और 15th फाइनेंस कमीशन के तहत लोकल बॉडीज को, पंचायत को पैसा एलोकेट किया गया था, लेकिन उतना इंपैक्ट नहीं देखने को मिला वेस्ट मैनेजमेंट में। तो ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ऐसा काम है, एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा कि हाँ ये कर दें तो समस्या हल हो जाएगी। मल्टीपल लेवल पे काम करना होगा। जैसे एक तरफ देखो
आप सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया क्रिएट करो, वेस्ट मैनेज करने का, लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करो, लोगों को अवेयर करो कि भैया आप जो वेस्ट जनरेट कर रहे हो, जब आप कचरे वाली गाड़ी को दें या फिर आपके घर से जो भी कचरा लेना आता है उसे दें, तो अलग अलग सेग्रीगेट करके करें। इतना काम तो आप कम से कम कर ही सकते हो। और जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सर्टिफिकेट दिया जाता है ना, उस सर्टिफिकेट की वैल्यू पहाड़ों में ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे लॉजिस्टिक्स की दिक्कत है। प्लेन एरिया में ईपीआर सर्टिफिकेट की जितनी वैल्यू है उतनी पहाड़ों में होगी, तो फिर इंसेंटिव नहीं होगा। नेक्स्ट राइटर बोलते हैं डेटा गैप भी है, कितना वेस्ट जनरेट हुआ इंडियन हिमालयन रीजन में, कितना मैनेज हुआ, डेटा गैप को फिल करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, अभी देखो काफ़ी सारी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है ना, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, फाइनेंस कमीशन ने जो ग्रांट दी, सबको कन्वर्ज करने की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के मामले में, मेंटेन करने के मामले में और ऑपरेशंस को रन करने के मामले में। सारी स्कीम्स ऐसा ना हो हैप हजार्ड मैनर में चलें, कन्वर्ज हों, एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होकर चलें। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्वच्छ भारत कोष ट्रस्ट एक बनाया गया है ताकि जो भी कंपनी सीएसआर के तहत पैसा देना चाहती है तो इस ट्रस्ट में दे सकती है, या फिर कोई वैसे ही मानवता की भलाई के लिए दान देना चाहता है तो इस ट्रस्ट में दे सकता है। तो इस ट्रस्ट के पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए, रिसोर्सेज को बूस्ट करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल लगातार चाइना के द्वारा अपने मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो चाइना की ना आप मैरीटाइम स्ट्रेटेजी समझिए। सबसे पहले है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है चाइना का। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, चाइना सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए, चाहे वो रेल लाइन के थ्रू हो, रोड के थ्रू हो, मैरीटाइम कनेक्टिविटी हो, उससे संबंधित ये इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब इस इनिशिएटिव के तहत ना चाइना क्या कर रहा है, विभिन्न देशों में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा लगा रहा है। जैसे श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट है, चाइना ने बोला कि हम पैसे देंगे इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए, बल्कि हमारी कंपनी ही इस पोर्ट को डेवलप करेगी, हम्बनतोता पोर्ट। अब देखो चाइना ये कहता है कि हम डेवलप कर देंगे, बाद में जो पैसा खर्चा हुआ वो आपको हमें लौटाना पड़ेगा। श्रीलंका कहता है कि हाँ जी लौटा देंगे। इसके बाद चाइना इस पोर्ट को डेवलप कर देता है, लेकिन पोर्ट डेवलप होने के बाद ना इस पोर्ट से कुछ कमाई नहीं होती बिल्कुल भी। अब कमाई नहीं होगी, श्रीलंका में वैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस, तो श्रीलंका पैसा कैसे लौटाएगा जो चाइना ने इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए लगाया है? तो चाइना कहता है आप एक काम कीजिए, ये जो पोर्ट है ना आप हमें बेच दीजिए या फिर लीज पे दे दीजिए 99 सालों के लिए, बदले में इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए जो हमने आपको लोन दिया है ना वो हम माफ कर देंगे। श्रीलंका के पास कोई चारा नहीं बचता, श्रीलंका कहता है कि ठीक है 99 सालों के लिए आप इस पोर्ट का इस्तेमाल कीजिए अपनी मर्जी से, और बदले में आप हमसे पैसे मत मांगिए जो आपने इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए लगाए हैं। तो इस प्रकार से श्रीलंका ना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस गया चाइना की, और ये पोर्ट हाथ लग गया चाइना के। चाइना यही तो चाहता था, इंडियन ओशन में एक इंपॉर्टेंट पोर्ट चाइना को मिल गया। अब कहने को चाइना इस पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है सिविलियन पर्पजेस के लिए, बट कब चाइना इस पोर्ट का इस्तेमाल करे मैरीटाइम पर्पजेस के लिए? कौन रोकेगा चाइना को अगर मैरीटाइम पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करेगा? श्रीलंका की सरकार एक लेवल के बाद नहीं रोक सकेगी, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। फिर आप ये देखिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये चाइना की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, लेकिन इस पॉलिसी के अनुसार, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अनुसार, इंडियन ओशन रीजन में चाइना ना पोर्ट्स डेवलप कर रहा है ताकि समय आने पे उन्हें यूज किया जा सके और इंडिया के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल किया जा सके। जैसे पाकिस्तान में ग्वादार पोर्ट है, मालदीव में पोर्ट है, श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट या कोलंबो पोर्ट है, बांग्लादेश में, म्यांमार में, हर जगह आप देखिए चाइना के पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया का घेराव किया है इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी के तहत। पॉइंट देखो, ये भी देखो, इंडियन ओशन में इतने, इंडियन ओशन देखो ना सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है बल्कि वर्ल्ड में, वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो ये जो रूट है ना, इंपॉर्टेंट रूट है कम्युनिकेशन के लिए, शिप्स के आने जाने के लिए।
अगर यहां पे चाइना के पास में कंट्रोल है विभिन्न पोर्ट्स का इंडियन ओशन में, तो ये ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए चिंता की बात है, क्योंकि समय आने पे फिर चाइना इन पोर्ट्स का इस्तेमाल करके इंडियन ओशन में जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना उनको ब्लॉक कर सकता है, आने वाले शिप्स को यहां पे आने जाने से रोक सकता है चाइना। तो इन पोर्ट्स के थ्रू चाइना ग्लोबल सप्लाई चेन्स को कंट्रोल भी करना चाहता है, यह भी एक कड़वा सच है। वर्ल्ड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन, इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो पता है, वर्ल्ड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो गल्फ कंट्रीज से जो ऑयल के शिप्स जाते हैं ना चाइना में, जापान में, साउथ कोरिया में, वो सब यहीं से होके गुजरते हैं। अगर यहां पे सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को चाइना ब्लॉक करता है फ्यूचर में, तो एक प्रकार से ग्लोबल शॉक वेव्स आ जाएंगी। कनेक्टिविटी, ये देखो इंडियन ओशन यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ईस्ट एशिया, इन सबको आपस में कनेक्ट करता है। चाइना का मोटिव क्या है, मतलब चाइना क्यों इंडियन ओशन में पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, क्यों सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना चाहता है चाइना। सबसे पहली चीज, सुपर पावर का स्टेटस हासिल करना चाहता है चाइना यूएस को रिप्लेस करके, और चाइना को लगता है कि यूएस की अभी डोमिनेंस है मैरीटाइम डोमेन में, हमारी डोमिनेंस होनी चाहिए, हमारी नेवी, हमारे पास मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर यूएस से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। दूसरा, इंडिया के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना, वो तो एक पॉइंट है ही। तीसरा, चाइना के खुद के यहां पे बहुत सारे ऑयल के शिप्स, रॉ मटेरियल यहां से चाइना का आता है, तो चाइना यूं भी बोल सकता है कि देखो हम तो डिफेंसिव खेल रहे हैं अब, मतलब हम एनर्जी पे, रॉ मटेरियल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, कल को इस रास्ते को कोई ब्लॉक ना कर दे, हमारे आने वाले शिप्स को यहां पे रोके ना, इसलिए हम अपने शिप्स को डिफेंड करने के लिए अपना मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट, चैलेंजिंग द स्टेटस को। स्टेटस को मतलब जैसे मैंने आपको बताया, अभी ना यूएस लेड मैरीटाइम ऑर्डर है, यूएस के दुनिया भर में 800 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस हैं, सारे मैरीटाइम बेसिस नहीं है लेकिन मिलिट्री बेसिस यूएस के पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा है, और मैरीटाइम ऑर्डर भी आज के समय में यूएस लेड है। चाइना कहता है कि हमारे द्वारा लेड मैरीटाइम ऑर्डर होना चाहिए, हम जो चाहे वही होना चाहिए मैरीटाइम डोमेन में, और इसके लिए चाइना अपनी नेवी को बहुत मजबूत कर रहा है। 2050 आते आते चाइना का टारगेट है कि हमारी नेवी दुनिया की सबसे मजबूत नेवी होगी। इसके लिए चाइना नई नई चीज़ें बना रहा है, प्रोक्योर कर रहा है, जैसे सबमरीन्स, फ्रीगेट, डिस्ट्रॉयर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ये सब सबमरीन्स वगैरह चाइना अपनी नेवी में शामिल कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि चाइना इंडियन ओशन रीजन में अपना जो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड कर रहा है ना, तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। सबसे पहली चीज़, जो ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं ना, श्रीलंका, मालदीव, ये तो सिर्फ देखो प्यादे बन के रह गए हैं। शुरू में ये खुश हो जाते हैं कि हाँ हाँ चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन बाद में इन्हें समझ में आता है कि हम तो डेट में ट्रैप हो चुके हैं, कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, जैसा श्रीलंका के साथ हुआ, मालदीव के साथ भी ऐसा ही होगा। फिर बाद में देखो इन छोटे छोटे देशों की ना पॉलिटिक्स भी पोलराइज हो जाती है, कुछ पार्टीज प्रो चाइना, कुछ पार्टीज अगेंस्ट चाइना। यही देखने को मिला श्रीलंका में भी, यही देखने को मिल रहा है मालदीव में भी, करंट रूलिंग पार्टी बहुत ज़्यादा प्रो चाइना है। तो इन देशों की जो पॉलिटी है ना वो पोलराइज हो जाती है। इंडिया को तो सीधा सीधा खतरा है। अब हमारे पड़ोस में चाइना के अगर पोर्ट्स डेवलप होंगे तो जाहिर तौर पे हमें तो खतरा है ही। ट्रेडिशनली इंडियन ओशन इंडिया डोमिनेटेड रहा है, नाम भी इंडिया से निकल के आता है, और मालदीव जैसे देशों में ये जो पोर्ट्स हैं वो देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल ऑर्डर को चाइना बदलना चाहता है, लेकिन इतना आसानी से नहीं बदलेगा। यूएस अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा, तो यूएस और चाइना के बीच में ना घमासान देखने को मिलेगा। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है ना ग्रेट पावर्स के बीच में, इसकी वजह से दूसरे देश भी लपेटे में आ सकते हैं। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ एट रिस्क। अब चाइना यहां पे इंडियन ओशन रीजन में जो आने वाले शिप्स हैं ना उनको रोक सकता है समय पड़ने पर, या फिर ईस्ट चाइना में तो चाइना रोकता ही है। जो ईस्ट चाइना सी है ना वहां पे चाइना अपनी मनमानी करता है। तो ये देखो इंटरनेशनल नॉर्म्स के अगेंस्ट है। हाई सीज में किसी भी शिप को आने जाने की इजाजत होनी चाहिए, बट चाइना कई बार हाई सीज को अपना सी बताता है। ईस्ट चाइना सी में चाइना कहता है कि 9 डैश लाइन के अंदर जो भी एरिया आता है हमारा है, तो आने वाले शिप्स को रोकता है, जबकि वो इंटरनेशनल वाटर है। समझ गए।
अब क्वेश्चन उठता है क्या किया जा सकता है। सबसे पहले इकोनॉमिक अल्टरनेटिव। देखो थोड़ी बहुत चाइना के इन्वेस्टमेंट के चक्कर में इंडियन ओशन समेत दूसरी जगहों पर जो विभिन्न देश चाइना के लालच में आ रहे हैं ना, चाइना के पाले में चल रहे हैं लालच के चलते, तो उनको एक अल्टरनेटिव देने की आवश्यकता है। जैसे जापान की पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ये इनिशिएटिव्स हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अल्टरनेटिव्स हैं, और भी काफी सारे हैं। इन अल्टरनेटिव्स पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न देश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के झांसे में ना आए। नेक्स्ट पॉइंट, डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन्स। अभी देखो विभिन्न देश ना चाइना से बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं, तो ना विभिन्न देशों की ये डिपेंडेंस जो है ना चाइना के ऊपर, इसे कम करना होगा। इंडिया एक बेटर अल्टरनेटिव है। हमेशा हम बात करते हैं मेक इन इंडिया पे, इंडिया फोकस भी कर रहा है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा बढ़िया ढंग से अट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि विभिन्न देश चाइना के बजाय इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन देशों से इंपोर्ट कर लें और ग्लोबल सप्लाई चेन की जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर कम से कम हो। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जैसे देखो क्वाड है, फॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं है लेकिन आपस में कोऑपरेट करता है, जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करता है ताकि चाइनीज एग्रेशन को डेटर किया जा सके, रोका जा सके। नेक्स्ट, बियॉन्ड क्वाड। बियॉन्ड क्वाड इंडिया को फ्रांस, यूके, जर्मनी, इन देशों के साथ में भी जिनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इंडियन ओशन में, जैसे फ्रांस, यूके, इनके आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन में, तो इनके साथ इंडिया को एंगेज करना चाहिए और मैरीटाइम सिक्योरिटी में कोलैबोरेशन करना चाहिए। नेक्स्ट, एक्ट ईस्ट अपग्रेडेड। आसियान कंट्रीज के साथ में इंडिया को ज़्यादा इकोनॉमिक और सिक्योरिटी टाइज मजबूत करने चाहिए ताकि चाइना को काउंटर बैलेंस किया जा सके। नेक्स्ट, इंडिया का रोल क्या हो सकता है इंडियन ओशन में? नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने, विभिन्न देशों के साथ जो इंडियन ओशन में आते हैं उनके साथ में जॉइंट पेट्रोलिंग इंडिया करे, जो भी मैरीटाइम रिस्क है उनको प्रिवेंट करने के लिए, डेटर करने के लिए। नेक्स्ट, डिप्लोमेसी की इंडिया को सहमति बनानी चाहिए सभी देशों के बीच में कि रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर हो, किसी के अगेंस्ट ना हो, कोई भी अपनी मनमानी ना करे इंक्लूडिंग चाइना। ऐसी सहमति इंडिया को बनानी चाहिए डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके। और सबसे लास्ट में पॉइंट आता है, इंडिया को अपनी नेवी मॉडर्नाइज करनी चाहिए। ये सब बातें तो ठीक है, बट इंडिया की नेवी जितना स्ट्रोंग होगी ना, उतना ही इंडिया इस इंडियन ओशन रीजन में चाइना की दादागिरी को रोक सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेस्ट ये है, 9th एनुअल शक्ति इंटरनेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर समिट न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था। कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए समिट के दौरान। देखो, एक है पंजीकरण से प्रगति। पंजीकरण से प्रगति ये क्या है? ज्वाइंट इंटीग्रेटेड नेशनल कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के द्वारा। इस कैंपेन में होगा क्या, महिला जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनसे आह्वान किया गया है कि आप ना अपने आप को रजिस्टर करवाइए। रजिस्टर करवाने के बहुत सारे फायदे होंगे। आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो तो कम से कम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रजिस्टर होने चाहिए। फिर नेक्स्ट लॉन्च किया गया उन्नति उद्यमिता से प्रगति तक। ये एक ज्वाइंट प्रोग्राम है फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और डब्ल्यूईपी का। टारगेट ये है कि ना जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनकी नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ सुनिश्चित की जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके। ये इनिशिएटिव है उन्नति उद्यमिता से प्रगति तक। इसके बाद कुछ डेटा है, जैसे देखो महिला एंटरप्रेन्योर्स में ना एक सिग्निफिकेंट इजाफा देखने को मिला एमएसएमई सेक्टर में। आज के समय में 1,40,00,000 एमएसएमईज ऐसी हैं जिनको महिलाएं लीड कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखो महिलाओं को जेड सर्टिफिकेट हासिल करना हो ना, ZED, ये देखो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रैक्टिसेस अपनाने पर मिलता है, तो महिलाओं को ये सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री मिलता है। हाँ, हालांकि सर्टेन नॉर्म्स अगर वुमेन लेड एमएसएमईज ने फुलफिल किए हैं तो, जैसे देखो क्वालिटी है, सेफ्टी है, इन्वायरमेंट का ख्याल रखा है, कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको फुलफिल करने पे ये सर्टिफिकेट मिलता है। और वुमेन लेड एमएसएमईज के लिए फ्री है सर्टेन पैरामीटर्स के फुलफिल करने पर। आज अगर देखो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, इंडिया में 20% एंटरप्राइजेज ऐसी हैं जो वुमेन लेड हैं। 2017 के बाद से ही वुमेन लेड स्टार्टअप्स में
18% का इजाफा देखने को मिला है। इंडिया देखो 65 कंट्रीज में 57 नंबर पे आता है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के मामले में। हालांकि स्थान काफ़ी नीचे है, लेकिन राहत की बात यह है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में अब धीरे धीरे इजाफा देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की आवश्यकता ही क्यों है? आवश्यकता तो देखो है ही, हर चीज़ में है। मैं आपको ये माइंड मैप दिखाता हूँ। वुमेन को अपनी आइडेंटिटी के लिए आवश्यकता है, एंटरप्रेन्योरशिप की, इंडिपेंडेंट होने के लिए आवश्यकता है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा जनरेट होंगी, बेटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस आएगी महिलाओं में, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। वुमेन अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा सपोर्ट कर सकेंगे, सोसाइटी में इक्वल स्टेटस मिलेगा, उनका फ्यूचर ब्राइट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, पॉजिटिविटी आएगी समाज में। सब फायदे हैं। इस वजह से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की संख्या इंक्रीज होनी चाहिए। मतलब देखो, जहां एक तरफ इकोनॉमी को फायदा है, महिलाओं को फायदा है, गरीबी कम होगी, समाज को फायदा है, पैट्रियार्कल जो एटीट्यूड है वो टूटेगा, ऑर्थोडॉक्स जो व्यू है वो टूटेगा। फेमस कोट भी है, जब आप एक मैन को एजुकेट करते हो तो इंडिविजुअल को एजुकेट करते हो, लेकिन महिला को जब एजुकेट करते हो तो आप पूरी जनरेशन को एजुकेट करते हो। समझ गए? फैमिलीज में महिलाओं का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो फाइनेंशियल डिसीजंस के मामले में अगर उन्हें इंडिपेंडेंट बनाया जाता है तो फैमिली की ज़्यादा वेलफेयर सुनिश्चित होगी। ओवरऑल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट देश में आएगा। इंडिया के स्टेप्स क्या हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए? देखो, संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में इक्वलिटी की बात की गई है। सब बराबर हैं देश में, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लॉज एंड रेगुलेशन की बात करें तो 5th ईयर जो प्लान था ना, 74 से लेकर 79 के बीच में, इस 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी ना, महिलाओं के इंपावरमेंट पे बहुत फोकस कर रही थी। इस 5 ईयर प्लान में इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया था कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी बढ़िया रोल प्ले कर सकती हैं देश की इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। जहां एक तरफ देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स की अलग से पॉलिसीज़ हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म जिसकी हमने शुरुआत में बात की, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ये नीति आयोग का प्लेटफॉर्म है। 3 पिलर्स पे बना है। सबसे पहले इच्छा शक्ति, जो एस्पायरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मोटिवेट किया जाए, जो बनना चाहते हैं उन्हें मोटिवेट किया जाए। दूसरे नंबर पे, जब वो मोटिवेट हो जाए तो उन्हें ज्ञान दिया जाए कैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप चला सकते हो, कैसे बन सकते हो। नेक्स्ट, कर्म शक्ति में हैंड्स ऑन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, हाथ पकड़ के उनको हेल्प की जाए बिजनेस को एक्सपेंड करने में। फोकस एरियाज, इस वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के ना 6 फोकस एरियाज हैं। कम्युनिटी एंड नेटवर्किंग, फंडिंग एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन, कंप्लायंस एंड टैक्स असिस्टेंस, एंटरप्रेन्योर स्किलिंग एंड मेंटरशिप, और सबसे लास्ट में मार्केटिंग असिस्टेंस। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहला चैलेंज, लैक ऑफ ऑटोनॉमी। देखो, महिलाओं को ना कम एजुकेशन मिलती है पुरुषों के मुकाबले में, उनको कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इंडिपेंडेंस नहीं मिलती अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। एंटरप्रेन्योरशिप में देखो रिस्क इन्वॉल्व होता है। एक तरफ जहां लड़कों को मना कर दिया जाता है कि बेटा जॉब कर लो, एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क है, लॉस हो जाएगा, और महिलाओं को कितनी दिक्कत आती है वो तो आप समझ ही सकते हो। नेक्स्ट, सोशल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर आता है कि महिलाओं का जो काम है वो घर में है, वो कैसे बिजनेस करेंगी, कैसे कैसे लोगों से डील करना पड़ेगा, ये चैलेंजेस आते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़। मान लीजिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन चाहिए, कोई चीज़ गिरवी रखने के लिए नहीं होता, लोन आसानी से नहीं मिलता बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। क्रिएट रूरल अर्बन डिवाइड, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो थोड़े बहुत है ना वो अर्बन एरियाज में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, रूरल एरियाज में तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और भी कम है। नेक्स्ट, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर, रूरल एरियाज में खास करके टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर बहुत कम है, और आज के समय में बिना टेक्नोलॉजी के आप बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, स्टेम एजुकेशन महिलाएं कम हासिल करती हैं पुरुषों के मुकाबले में। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। वुमेन सिर्फ 28% है स्टेम वर्कफोर्स में, और मैन की संख्या ज़्यादा है। वे फॉरवर्ड में इंप्रूव द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्टार्टअप्स, महिलाओं के द्वारा जो स्टार्टअप्स लीड किए जा रहे हैं ना, उनकी एक तरफ आप संख्या इंक्रीज करो, दूसरी तरफ क्वालिटी भी इंक्रीज करो। वुमेन लेड स्टार्टअप्स की सक्सेस रेशो ज़्यादा है। नेक्स्ट, सरकार को सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, और चाइल्ड केयर के दूसरे बेनिफिट्स प्रोवाइड करने चाहिए जिससे कि एक सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट बने महिलाओं के लिए। नेक्स्ट, जेंडर न्यूट्रल अप्रोच, एंटरप्रेन्योरशिप
देखो जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फंडिंग जब मिलने की बारी आए तो मैन को फंडिंग मिल जाए, उनको सीरियस एंटरप्रेन्योर समझ के, और महिलाओं को सीरियस एंटरप्रेन्योर ना समझा जाए और उनको फंडिंग ना दी जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट में देखो, स्टार्टिंग से ही स्कूल एजुकेशन से ही फाइनेंशियल जो एक्यूमेन है वो इंप्रूव किया जा सकता है, और स्टार्टअप की, एंटरप्रेन्योर बनने की जो भावना है शुरू से ही इनकलकेट की जा सकती है। हमारे देश में ना एक दिक्कत है, गवर्नमेंट जॉब्स वाला हमने आर्टिकल डिस्कस किया था। अगर समाज में स्टार्टिंग से ही एंटरप्रेन्योरशिप बनने की होड़ मचे ना, जैसे यूएस में है, यूएस में जैसे सिविल सर्वेंट के बजाय इलोन मस्क को ज़्यादा आइडियल मानते हैं, तो इस वजह से समाज में भी ना वहाँ पे एंटरप्रेन्योर बनने का मोटिवेशन ज़्यादा रहता है, तभी फिर इतने बड़े बड़े स्टार्टअप इमर्ज होके आते हैं। हमारे देश में भी ये फंडामेंटल चेंज तो आना चाहिए थोड़ा बहुत। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए इस बारे में। इसके बाद क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चंस आपको मेंस के अटेम्प्ट करने हैं, एक तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स से संबंधित, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना जो अपना मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड कर रहा है इस इशू से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं pwonlyis.com पे जाकर। ये प्री से संबंधित क्वेश्चन जो यूपीएससी ने 2019 में पूछा था माइक्रोबीड्स के बारे में। देखो माइक्रोबीड्स, माइक्रोप्लास्टिक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको यूपीएससी रिपीट भी कर सकती हैं, ध्यान से पढ़िएगा। सोचिए क्या आंसर है इस माइक्रोबीड्स वाले टॉपिक का। कई बार ना आप में से कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर क्वेश्चन डिस्कशन में कवर नहीं हुआ। देखो कोई क्वेश्चन मैं आपको ये बताने के लिए मतलब बताता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चंस कवर होंगे सब कुछ। तो देखो जो आप कवर करके जाओगे वो पेपर में नहीं आएगा, बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। वहां पे फिर आपको थोड़ा तिकड़म लगा के क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, तो उसकी आदत डाल लो। ये क्वेश्चन तो कभी भी मत पूछना कि सर बुक में से नहीं है या फिर जो हमने डिस्कशन की उसमें से क्वेश्चन नहीं है, ये दोबारा मत कभी पूछना, क्योंकि इसके लिए रेडी हो जाओ बिल्कुल। इस क्वेश्चन का आंसर देखो 1 है, दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मेरीन इकोसिस्टम। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।